हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आप सभी को पता होगा कि अब CSIR नेट के लिए सिर्फ एक मंथ रह चुका है, तो हम बहुत ही जल्द सेल सिग्नलिंग को कवर करने की कोशिश करेंगे। आई नो ये टाइम आपके लिए भी काफ़ी क्रूशियल है और हमारे लिए भी। सो जल्दी से जल्दी सेल सिग्नलिंग कवरिंग करते हैं। तो सबसे पहले सेल सिग्नलिंग, तो सिग्नल जो ट्रांसडक्शन होता है वो होता है डायरेक्ट सिग्नल के थ्रू, इनडायरेक्ट सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। सो बढ़ते हैं। जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है उसका जो पर्पस होता है वो होता है सर्वाइवल, ग्रोथ डिवीजन, डिफ्रेंसिएशन एंड एपोप्टोसिस यानी डेथ। तो इसके लिए सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करेंगे डायरेक्ट सिग्नलिंग। तो जो डायरेक्ट सिग्नल होती है उसमें सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है इसमें, एंड लाइगेंड एंड रिसेप्टर्स होते हैं लाइक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो जैसे डेल्टा नोच, LAG2, APX1, FAS लिगेंड जो कि डेथ रिसेप्टर होता है, एंटीजन प्रेजेंटेशन, APC, एंटीजन टी सेल। उसके बाद जो इनडायरेक्ट सिग्नल होती है उसमें जो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं वो रिलीज होते हैं। इसमें सिक्रीटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो सिग्नल होता है जो फ्री होता है सिक्रीटेड आउटसाइड होता है, ये आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में। और इसके टाइप्स हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन सिग्नलिंग। बढ़ते हैं। तो ये जो ऑटोक्राइन है ये सिग्नल है, ये सेल इटसेल्फ रिलीज सिग्नल मॉलिक्यूल्स, ये खुद रिलीज करता है। ये शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नलिंग होती है और ये सिग्नल बाइंड करता है अपने ही जो सेल सरफेस रिसेप्टर है उसके साथ। तो जो ऑटोक्राइन है उसके एग्जांपल है इंटरल्यूकिन 2 सिग्नल, कैंसर सेल, मतलब ये ऑटोक्राइन है, और बैक्टीरियम कोरम सिग्नलिंग। इसमें एक तरह का बायोल्यूमिनेसेंस यानी ये एक जो पिगमेंट ट्रांसमिट करते हैं उसमें होती है ऑटोक्राइन। तो इसके आगे जो पैराक्राइन है ये होती है एडजेसेंट नेबरिंग सेल्स में। उसके बाद ये सिग्नल स्क्रीट फ्री एंड लो कंसंट्रेशन में सिग्नल होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, जबकि ऑटोक्राइन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। तो इसके जो इंफ्लामेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से कि इंफ्लामेशन मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। तो बढ़ते हैं। उसके बाद जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे थ्रोम्बोक्सिन, ये प्लेटलेट सिग्नल अलाउ करता है। तो ये आप समझ सकते हैं थ्रोम्बक्स यानी जो थ्रोम्बिन होता है वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। उसके बाद ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग, जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होते हैं, नर्व ग्रोथ फैक्टर होते हैं, प्लेटलेट, फिब्रोब्लास्ट। उसके बाद आपको पता होगा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसमें भी सिग्नल्स होती है। तो ये उसके बाद सिनेप्टिक सिग्नलिंग, ये पैराक्राइन में आता है। इसमें एसिटाइल कोलाइन सिग्नल आपने सुना होगा, निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर होते हैं इसमें, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सिग्नलिंग है ये, और ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो जो रेगुलेशन होता है वो एसिटाइल कोलाइन एस्टरेस जो कि डिग्रेड करता है एसिटाइल कोलाइन सिग्नल को। उसके बाद ये न्यू टर्म है, ये इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो KD वैल्यू है वो है 1/Ka इजकल टू एसोसिएशन कॉन्स्टेंट इजकल टू 1/KD यानी डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। तो इसमें बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर हाई KD वैल्यू है तो लो एफिनिटी होगी और लो KD वैल्यू है तो हाई एफिनिटी होगी। तो बट इज KD वैल्यू? KD वैल्यू इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सिग्नल रिक्वायर्ड टू ऑक्युपाई 50% रिसेप्टर, यानी जो कंसंट्रेशन 50% रिसेप्टर ऑक्युपाई करने के लिए होती है उसको KD वैल्यू बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये KD वैल्यू ही है, ये मैंने इस रिसेप्टर के थ्रू बताया है, बाकी ये दोनों सेम ही है। सो आपको पता लग चुका होगा कि KD वैल्यू हाई होगी तो एफिनिटी लो होगी एंजाइम की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है जो सिग्नल्स, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जैसे नॉन पोलर एंड पोलर। तो जो नॉन पोलर होते हैं वो हाइड्रोफोबिक सिग्नल होते हैं, यानी नॉन पोलर यानी नो चार्ज। तो ये कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, जबकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक यानी इसमें चार्ज होता है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आपने सुना होगा सिलेक्टिवली परमिएबल, तो वो सिलेक्ट करके भेजती है इनको। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो नॉन पोलर सिग्नल रिसेप्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो जो एनिमल में है उसमें नॉन पोलर यानी नो चार्ज, नो चार्ज।
तो इसमें एनिमल्स में है प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन, जबकि प्लांट्स में आपने सुना होगा जो नॉन पोलर है जिबलिक एसिड, ऑक्सिन एंड ब्रासिकोस्टेरॉइड। उसके बाद जो नॉन पोलर सिग्नल है उसकी कुछ एग्जांपल, तो जो इसमें खास बात है ये मोस्ट ऑफ द स्टीरॉइड्स होते हैं। सो स्टीरॉइड हैं ये, जैसे एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एक्टोजाइन, मोल्टिंग हार्मोन, मिनरल कोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, रेटिनोइक एसिड इसका रिसेप्टर है। और गैसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये कुछ इनहिबिटर है पोलर सिग्नल एग्जाम्पल। तो जो अमीनो एसिड है इसमें अमीनो एसिड आते हैं जैसे एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ये न्यूरोट्रांसमीटर एमिट करते हैं जो कि एक्साइटरी सिग्नल देते हैं सोडियम को ओपन चैनल करने में, जबकि जो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है वो क्लोराइड आयन ओपन करते हैं। सो इसमें है ग्लाइसिन एंड गाबा। तो गाबा सुना होगा आपने, जबकि थोड़ा ये ग्लाइसिन है ये नया है, तो ये भी इनहिबिटर है न्यूरोट्रांसमीटर का। उसके बाद अमीनो एसिड के कुछ डेरिवेटिव जैसे हिस्टिडीन का हिस्टामाइन, ट्रिप्टोफैन का सेरोटोनिन, टायरोसिन का एपिनेफ्रिन, एनोन एपिनेफ्रिन, डोपामीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो ये पोलर सिग्नल के कुछ एग्जांपल। तो पोलर में आते हैं जिसमें चार्ज होता है, जैसे ये मोस्टली पेप्टाइड हैं, दूसरे स्टीरॉइड से ये पेप्टाइड्स हैं। तो जैसे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, इसमें है एडीएच, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, बीटा एंडोर्फिन, एंट्रीसिफेलिन, इंसुलिन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये कुछ आप देख सकेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें जो साइटोकाइनिन्स के थ्रू सिग्नलिंग, तो इंटरल्यूकिन्स ये नंबर होते हैं 10 से 13 तक होते हैं ये। उसके बाद इंटरफेरोन्स जो कि एंटीवायरल, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड टीजीएफ बीटा, जबकि जो CAMP होता है ये सिग्नल मॉलिक्यूल होता है डिक्टोस्टाइलम डिस्कोइडियम में, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैसेंजर होता है। उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर, तो इसमें रिसेप्टर फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल सिग्नल, रिसेप्टर कैन प्रेजेंट इन साइटोसोल और न्यूक्लियस, न्यूक्लियर न्यूक्लियस में NFR एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो जो ये न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं, हैविंग अ लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, लाइगेंड होता है इसमें, DNA बाइंडिंग डोमेन होता है, DNA बाइंडिंग डोमेन्स टू HRE हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड करेगा और उसके बाद जीन एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद ये जिंक फिंगर मोटिव्स, ये कुछ मोटिव्स हैं, ये भी न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर होते हैं। इसमें लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा, DNA बाइंडिंग डोमेन होगा, सो वही जो पहले बताया। उसके बाद ये न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर है, इसमें पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें कौन कौन से टर्मिनल होते हैं। तो इसमें A/B/C/D/E/F, तो जो A है वो N टर्मिनल होता है, जो F होता है वो C टर्मिनल, ये सिंपल वो न्यूक्लियर की तरह। उसके बाद DNA बाइंडिंग डोमेन होता है, इसमें जिंक एक प्रोस्थेटिक ग्रुप एलिमेंट होता है इसमें। उसके बाद लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, तो इसमें लाइगेंड बाइंड करते हैं, वो डाइमराइज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और ये C जो है वो बाइंड्स टू PPRE, ये एक तरह का रिसेप्टर है। उसके बाद हिंज रीजन जो रेगुलेट करता है इंटरसेलुलर ट्रैफिकिंग को, E रीजन एक्टिवेशन फंक्शन 2, और ये C टर्मिनल। उसके बाद जो न्यूक्लियर फैमिली के जो रिसेप्टर्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2। जो 1 होते हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, जो 2 होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। फर्स्ट वाले होमोडाइमर, सेकंड वाले हेटेरोडाइमर। तो फर्स्ट वाले के एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, यानी सभी स्टीरॉयड हार्मोन। और जो सेकंड वाले हैं इसमें रेटिनोइक एसिड, थायरोनिन एंड विटामिन D3, ये थोड़े डिफरेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। सो रेटिनोइक एसिड, थायरोनिन एंड विटामिन D3। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये है कुछ ग्लूकोकोर्टिकॉइड सिग्नलिंग, तो इसमें एज अ होमोडाइमर वर्क करता है। तो इसमें सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें एक गैप एक्टिविटी होती है GEF। सो आपको गैप एक्टिविटी पता होनी चाहिए, इसमें जो CAMP होता है वो एक्टिवेट होता है और उसी से जो सिग्नल का ट्रांसक्रिप्शन होता है। सो ये कुछ सिग्नलिंग के हैं। टाइप 2 न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर, ये हेटेरोडाइमर। बाकी नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, तो इसमें एक एग्जाम होता है ग्यूनाइल ट्रांसफरेज,
तो ये रेगुलेट करता है इसको नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग को। तो ये कॉमनली ड्रग है जो नाइट्रोग्लिसरीन, ये इसकी इफेक्ट करता है। और जो सेल्डेन टिडोफाइल जो है वो ये वाइग्रा में है एंड ये इनहिबिट करता है फॉस्फोडाइस्ट्रेस को। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी GPCR तो ये सभी तरह के रिसेप्टर में होता है, जैसे टेस्ट, स्मेल, बाकी विजन, सभी रिसेप्टर में होता है। ये एक तरह का सर्पेंटाइन रिसेप्टर है और इसमें इसके टर्मिनल होते हैं। ये 7 टाइम्स क्रॉस करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ये मैंने बताया इसके रिसेप्टर ये किस किस में हेल्प करता है। लाइट, टेस्ट, स्मेल, फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, मतलब ये हमारे रिसेप्टर में वर्क करता है। उसके बाद जो जी प्रोटीन टाइप्स, तो ये 7 तरह के जी प्रोटीन होते हैं। जो स्मॉल जी टाइप है जो बिलोंग करते हैं RS सुपर फैमिली को, इसमें है जैसे रैन न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट, रैब वेसिकल फ्यूजन, ARF SAR1 वेसिकल फॉर्मेशन, रोक CDC42 साइटोस्केलेटल चेंज, रास मैप पाथवे, EFTU, ये आपने उसमें ट्रांसलेशन में पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में। जबकि जो लास्ट प्रोटीन है वो मोर देन 1 सेप्यून से बने होते हैं। हिट्रोटाइमर आइसोफॉर्म होते हैं। ये GPCR एक्टिविटी का कॉमन सिग्नलिंग है G अल्फा बीटा गामा। तो जो G अल्फा है वो 21 प्रोटीन्स का होता है, बीटा है 6 और ये 12। ये कुछ नया है, इससे क्वेश्चन बन सकता है 21 6 12। तो ये रेगुलेटर ऑफ G प्रोटीन, इसमें कुछ नहीं होता है, बस इतना याद रखना है इसमें गैप एक्टिविटी होती है, यानी GTP की फॉर्मेशन होती है। बाकी जो अल्फा बीटा गामा है वो इसमें सिर्फ जो अल्फा जब बाइंड करता है वो ही अल्फा बीटा गामा को एक्टिवेट करेगा। अल्फा जाके इफेक्टर मॉलिक्यूल्स यानी जो रिसेप्टर होगा उससे बाइंड करेगा और सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा। जबकि जो बीटा गामा है वो एज इट इज वापस अपनी रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन है, a protein bind to a G protein stimulating the exchange of bound GDP with a GTP thereby activating the G protein is called as। तो ये मैंने आपको बताया गैप एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, ग्रेनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, यानी जो एक्सचेंज फैक्टर है उसको एक्टिवेट करना बाय द हेल्प ऑफ GDP एंड GTP। बाकी अब प्रोटीन्स ये सेम क्वेश्चन। बाकी ये जो G अल्फा सब यूनिट है उसके कुछ इंजाइम दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ओल फैक्ट्री में ओल फैक्ट्री आया, GS में एडेनाइन साइक्लेज आया जो कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करेगा। बाकी ये ट्रांसड्यूसिन ये रोड सेल में आता है। और बाकी ये कुछ आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट यही है एडेनाइन साइक्लेज, ओल फैक्ट्री एंड जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज है वो रोड सेल में आया एंड एक फॉस्फोलाइपेस है ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये कुछ एक्टिवेशन है जैसे मैंने बताया। जो अल्फा एस है सब यूनिट वो एडेनाइन साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। जो अल्फा एक्स आई है वो इस एडेनाइन साइक्लेज का इनएक्टिवेशन करेगा। अल्फा टी है वो फॉस्फोडाइस्ट्रेट एक्टिवेशन करेगा। और जो अल्फा क्यू है वो फॉस्फोलाइपेज सी विटा एक्टिवेशन करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये CMP आप सिग्नल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी ये इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे एपिनेफ्रिन का रोल आपको पता है, ये बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं और ये फ्लाइट एंड फाइट हॉर्मोन्स में हेल्प करते हैं। तो जो इसका क्या रोल है, बीटा ब्लॉकर्स रोल, तो ये एंटागोनिस्टिक होते हैं एपिनेफ्रिन के, इनहिबिट एपिनेफ्रिन सिग्नल को इनहिबिट करते हैं और मेडिसिनल ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे क्वेश्चन बने। उसके बाद ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट अ प्रोटीन। तो ये इसमें जो एपिनेफ्रिन है जो ऊपर आपने देखा ये एक तरह का हार्मोन है, ये एक प्रोटीन नहीं है, ये अमीनो एसिड डेरिवेट है टायरोसिन का। तो ये CAMP इंड्यूसिबल सिग्नल, ये मैंने आपको बताया कि कैसे इंड्यूस करता है और ये हमने पढ़ लिया है। बाकी ये इनहिबिटर, अब G अल्फा आई यानी एडेनाइन साइक्लेज का इनहिबिटर, तो इसका इनहिबिटर है पर्टुसिस टॉक्सिन रोल में, यानी ये इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स में, वूपिंग कफ काउज करता है
और इसमें एडीपी राइबोजाइलेशन करा के इसकी एक्टिविटी को स्टॉप करता है, जबकि हाई CAMP सिंथेसिस होती है और इससे हमें पर्टूसिस डिसीज हो जाती है। तो ये इसका इनएक्टिव मतलब इनहिबिशन है पर्टूसिस, तो इसमें रेस्पिरेटरी डिसफंक्शनिंग होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि एडिनाइल साइक्लेस का जो इनहिबिटर है वो कौन है, तो आप पर्टूसिस डिसीज को बता सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्फा आई इनहिबिटर सब यूनिट को जो है वो लॉक कर देता है GDP की तरह इनएक्टिवेट स्टेट में। अब ये एसिटाइल कोलाइन का रिसेप्टर, इसके दो है, एक निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर, ये मैंने ऊपर बताया आपको, ये स्केलेटल मसल में होता है, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल, जबकि मस्क्यूरैनिक एसिड रिसेप्टर ये कार्डिक मसल में होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मस्क्यूरैनिक एसिड रिसेप्टर एसिटाइल कोलाइन का कहाँ होता है, तो वो होता है कार्डिक मसल में। और ये G प्रोटीन कपल रिसेप्टर में हेल्प करता है, यानी GPCR। बाकी ये हमने क्वेश्चन पढ़ा है, पर्टूसिस का रोल भी हो गया। तो बस इतना ही था। तो हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में सेल सिग्नल का एक ओवरव्यू यानी बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए आपको इन 30 डेज़ में, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।